वेलकम टू फाल्कन क्लासेस इंडिया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी का एक चैप्टर जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कि वेलकम टू फाल्कन क्लासेस इंडिया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी का एक चैप्टर जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो देखिए इसके अंदर क्या है, तो जो कंटेंट डिस्कस हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो करेंगे व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोलॉजी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। तो इसमें देखिए स्लाइड में लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स लाइक देमसेल्व्स टू कंटिन्यू इट्स रेस। तो कहने का मतलब ये है रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दिखने वाले किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे डिस्कस किया गया है कि वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म भी। जो रिप्रोडक्शन है वो जीवों के लिए जरूरी क्यों है। रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज रेस। if the organisms of a species stop to reproduce, then they become extinct from the earth भी। जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीसीज के लिए, रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल भी। तो किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत एसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है। देखिए इमोर्टल का मतलब होता है जिसकी कभी डेथ ना हो, है ना। देखिए दुनिया में जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो इंडिविजुअल्स है ना भी, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ एक ऑर्गेनिज्म दुनिया में ऐसे हैं जिनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, जैसे कि अमीबा है। लेकिन मोस्टली इंडिविजुअल दुनिया के अंदर ऐसे हैं विच आर नॉट इमोर्टल, है ना, विच आर नॉट इमोर्टल। एक टाइम पीरियड के बाद हर इंडिविजुअल की डेथ होती है। अगर किसी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना क्या कर देंगे, अगर वो बंद कर देंगे ना, तो एक टाइम के बाद उनके जो नंबर्स हैं नेचर के अंदर से वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और वो स्पीसीज ही दुनिया के अंदर से क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी भी। इसलिए जो रिप्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज रेस, ताकि जो उनकी स्पीसीज रेस है वो नेचर में कंटिन्यू बनी रहेगी। अगर वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे तो रिप्रोडक्शन के बगैर उनकी जो स्पीसीज है वो नेचर के अंदर से क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसलिए लिखा है इसके अंदर कि रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज बिकॉज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव ए लाइफ स्पैन फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ भी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, उसकी बर्थ से उसकी नेचुरल डेथ तक का भी, है ना। और द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज हैव द डिफरेंट लाइफ स्पैन। ठीक है ना, जो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है उन सभी का लाइफ स्पैन क्या होता है, अपना अलग अलग होता है। देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे द बेसिक फीचर्स ऑफ द रिप्रोडक्शन भी, जो रिप्रोडक्शन है उसके बेसिक फीचर्स क्या क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन का जो सबसे बेसिक फीचर है वो है सेल डिवीजन भी। देखिए सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक सेल डिवाइड करके दो या दो से ज्यादा नई डॉटर सेल बना देती है ना, रिप्रोडक्शन। तो इसलिए जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक फीचर है सेल डिवीजन भी, है ना। रिप्रोडक्शन और जो सेल डिवीजन है इन दोनों का आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशन होता भी।
कैसे, देखिए अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप होती है जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। मींस यू कैन से रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन which involve the fusion of both male and the female gametes में। Male gamete means the sperm cell and the female gamete means egg cell। अब देखिए स्पर्म और एग क्या है, स्पर्म एंड एग बोथ ऑफ दीज आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स भी, यू कैन से द सेक्स सेल्स। और स्पर्म और एग दोनों के बनने के लिए सेल डिवीजन जरूरी होता है। देखिए सेल डिवीजन जनरली दो तरह का होता है, एक तो होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस भी। माइटोसिस को जनरली हम कहते हैं इट इज टाइप ऑफ द इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस को हम कहते हैं इट इज टाइप ऑफ द रिडक्शनल डिवीजन भी। माइटोसिस और मियोसिस ये दोनों ही, इन दोनों की ही रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्शन के अंदर होती है। इन दोनों की रिक्वायरमेंट किसके अंदर होती है, रिप्रोडक्शन के अंदर होती है। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों तरह के डिवीजन चाहिए होते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है मियोसिस, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है कौन सा, माइटोसिस भी। आपको मैंने क्या बताया कि जो सेल डिवीजन है वो दो तरह का है, माइटोसिस एंड द मियोसिस, और इन दोनों की ही रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्शन के अंदर होती है। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन के लिए हमें जरूरी है क्या, मियोसिस, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, माइटोसिस के भी, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें चाहिए होता है कौन सा, माइटोसिस भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें मियोसिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें गैमेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां पे हमें स्पर्म या एग की जरूरत नहीं होती। और क्योंकि मियोसिस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, स्पर्म और एग को बनाने के लिए, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें एग और स्पर्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। देयर इज नो नीड ऑफ मियोसिस इन केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। तो देखिए रिप्रोडक्शन के जो बेसिक फीचर्स में क्या आता है, सेल डिवीजन आता है, और सेल डिवीजन की टाइप कितनी है, दो। कौन सी है, एक है माइटोसिस और एक क्या है, मियोसिस भी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए क्या इसके अंदर भी, अब हम पढ़ेंगे मेन डिफरेंसेस बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको मैंने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे बेसिक डिफरेंसेस, पढ़ेंगे भी हम कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जनरली गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स नहीं बनते हैं, यहां पे स्पर्म और एग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, नो फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब गैमेट्स ही नहीं बनते तो गैमेट्स के बगैर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा भी, है ना। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन भी, है ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक वो मेथड है जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता ही नहीं है, और जब गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होता तो गैमेट फ्यूजन कहां से होगा। तो देयर इज नो फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, गैमेट्स बनते हैं, सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है इसका, नो कंट्रीब्यूशन इन द इवोल्यूशन। देखिए आप इसमें एक बात ध्यान रखिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में यूनिपेरेंटल होता है। क्या बताया मैंने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में कैसा होता है, इट इज यूनिपेरेंटल। यूनि मतलब सिंगल, पेरेंटल मतलब पेरेंट भी, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें एक सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें एक सिंगल पेरेंटल बॉडी चाहिए होती है।
वो सिंगल पेरेंटल बॉडी ही, उस सिंगल पेरेंटल बॉडी का ही कोई बॉडी पार्ट एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना भी। और याद रखिए वो ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, क्योंकि यहां पे पेरेंटल जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट यहां पे होती है। हमने बताया ना आपको कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नेचर में कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है। इसमें एक सिंगल पेरेंट चाहिए होता है, मतलब एक सिंगल पेरेंट ही एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर देता है। इसलिए जो न्यू इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है, उस न्यू इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर सारी की सारी जो बॉडी सेल होती हैं, जो उसका डीएनए कंटेंट होता है, वो एक ही पेरेंट का होता है। इसलिए वो ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कोई वेरिएशन नहीं होती। देखिए वेरिएशन का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंसेस बिटवीन द या डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज भी, है ना। क्या बताया आपको, क्या होती है वेरिएशन, सेम स्पीसीज से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स के बीच के डिफरेंसेस को क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, सभी की हाइट डिफरेंट होती है, तो हाइट एक बॉडी वेरिएशन है। स्किन कलर भी सबका अलग अलग होता है, स्किन कलर क्या है, एक बॉडी वेरिएशन है। आई कलर है, हेयर कलर है, इंटेलिजेंसी है, ये सारे के सारे क्या है, दे आर द बॉडी वेरिएशन। लेकिन जो इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो जेनेटिक कंटेंट होता है, जो डीएनए होता है, वो एक सिंगल पेरेंट का होता है। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले इंडिविजुअल्स के अंदर बॉडी वेरिएशन नहीं होती। और जब बॉडी वेरिएशन ही नहीं आती, जब बॉडी वेरिएशन ही नहीं आती, तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। क्योंकि इवोल्यूशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टाइम के साथ साथ इंडिविजुअल्स की बॉडी के अंदर कोई ना कोई बदलाव आता है, जेनेटिकली चेंज आता है, फिनोटिपिकली चेंज आता है ना। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होती, और बगैर वेरिएशन के इवोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या कहा गया कि इट कंट्रीब्यूट्स इन इवोल्यूशन भी, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इवोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है नेचर में, बाई पेरेंटल होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये यूनिपेरेंटल नेचर का होता है। इसमें हमें चाहिए सिंगल पेरेंट, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें चाहिए दो पेरेंटल बॉडी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचर में कैसा होता है, इट इज बाई पेरेंटल, क्योंकि यहां पे हमें दो अलग अलग पेरेंटल बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे एक पेरेंटल बॉडी बिहेव करेगी एज ए मेल पेरेंट, और दूसरी पेरेंटल बॉडी बिहेव करेगी एज ए फीमेल पेरेंट, है ना। और यहां पे देखिए, तो वो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर दो अलग अलग इंडिविजुअल्स का डीएनए कंटेंट होता है। अब जब डीएनए कंटेंट दो अलग अलग इंडिविजुअल का है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी वेरिएशन आती है। उसमें कुछ कैरेक्टर मेल की बॉडी से आते हैं, कुछ कैरेक्टर फीमेल की बॉडी से आते हैं। इसलिए वो इंडिविजुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है। और बॉडी के अंदर जब वेरिएशन आती है और जब चेंज आते हैं भी, इसलिए हमने क्या बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन को इंड्यूस करता है। अब ये वेरिएशन को इंड्यूस कर रहा है, तो मतलब क्या, इवोल्यूशन के अंदर इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा कि यंग वंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स भी। बताया था पहले भी कि वो इंडिविजुअल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, वो इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स के क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। याद रखिए भी आप, उनका जो जेनेटिक कंटेंट होता है वो अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होता है। इसलिए जो पेरेंट है और जो ऑफस्प्रिंग है, उनके बीच में जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं होता। जबकि यंग वंस आर जेनेटिकली डिफरेंट भी, लेकिन वो इंडिविजुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, वो इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते भी, है ना। क्योंकि उन दोनों के अंदर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ डीएनए कंटेंट जो होता है वो मदर की तरफ से आया हुआ होता है, और कुछ
जेनेटिक कंटेंट जो होता है वो फादर की तरफ से मिला होता है, इसलिए उसकी बॉडी के अंदर दो अलग अलग इंडिविजुअल के क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए वो इंडिविजुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं वो इंडिविजुअल अपने पेरेंट से क्या होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। अब देखिए लास्ट पॉइंट क्या है इसका, मल्टीप्लीकेशन अकर्स रैपिडली। वो इंडिविजुअल जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं अभी, मतलब कि उनके अंदर मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो बहुत ही स्पीडली होता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो गैमेट्स का बनना होता है, ना तो यहाँ पे गैमेट्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे गैमेट्स भी नहीं बनते हैं, और ना यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ठीक है ना। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें टाइम कंज्यूम बहुत ही कम होता है, ये लेस एनर्जेटिक नेचर का होता है, इसमें टाइम भी क्या होता है, बहुत ही कम कंज्यूम होता है। याद रखिए आप, याद रखिए इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस एनर्जेटिक इन नेचर भी। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो एनर्जी है वो भी कम लगती है, और ये बहुत ही क्या होता है, एक रैपिड, एक बहुत ही स्पीड से होने वाला प्रोसेस होता है। इसमें जो मल्टीप्लीकेशन होता है जो वो क्या होता है, बहुत ही स्पीडली होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन अकर्स एट स्लोअर रेट। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो थोड़ी स्लो रेट से होता है, क्योंकि इसके अंदर पहले गैमेट्स बनते हैं, फिर गैमेट का ट्रांसफर होता है, फिर गैमेट फ्यूजन होता है ना, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के अंदर फिर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू एम्ब्रियो में ऑर्गन्स बनते हैं, और जब एम्ब्रियो में कंप्लीट ऑर्गन्स बन जाते हैं तो वो एम्ब्रियो एक कंप्लीट न्यू यंग वन के अंदर डेवलप हो जाता है। इसलिए इसी कारण क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो बहुत ही स्लो रेट से होता है, और ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ज्यादा एनर्जेटिक नेचर का भी होता है। याद रखिए, ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग भी होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और ये एनर्जी कंज्यूमिंग भी होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, अब इसमें दे रखा है, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर डिफरेंट मोड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अलग अलग तरीके क्या हैं। क्योंकि ना याद रखिए, दुनिया के अंदर जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो दोनों ही क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जितने भी इंडिविजुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उन सभी के अंदर एसेक्सुअल का जो तरीका है, जो उसका मोड है, जो मेथड उसका वो सेम होता है। याद रखिए, अलग अलग स्पीसीज के जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम, अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि देखिए डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूं कि इट इज ए मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट भी, ना, कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक न्यू इंडिविजुअल एक सिंगल पेरेंटल बॉडी से डेवलप हो जाता है ना, और इट कैन अकर विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन बट गैमेट फ्यूजन इज एब्सेंट भी। याद रखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है गैमेट्स वैसे बनते नहीं है, अगर गैमेट बन भी जाते हैं तो गैमेट फ्यूजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। याद रखिए आप, क्योंकि ना, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर गैमेट्स बन तो जाते हैं, जिनमें गैमेट का रोल तो होता है लेकिन गैमेट फ्यूजन नहीं होता, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस भी। क्या है पार्थेनोजेनेसिस, देखिए क्या होता है, जैसे कि इसमें केस पढ़ेंगे पार्थेनोजेनेसिस भी। देखिए पार्थेनोजेनेसिस जो है, इट इज दैट टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन भी। पार्थेनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मोड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें एक एग सेल बगैर फर्टिलाइज हुए क्या बना देती है, एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर देती है। इसमें एक एग सेल बगैर फर्टिलाइजेशन के क्या बना देती है, एम्ब्रियो को प्रोड्यूस कर देती है। यहां पे देखिए, अब यहां पे गैमेट का इन्वॉल्वमेंट तो हुआ है, गैमेट तो यूज हुआ है, लेकिन गैमेट फ्यूजन एब्सेंट है। याद रखिए आप इसके अंदर भी, ठीक है ना। तो याद रखिए, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेट्स के बगैर और गैमेट के साथ हो सकता है, लेकिन गैमेट फ्यूजन इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। आप ध्यान रखिए आप, है ना। तो याद रखिए, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है लेकिन गैमेट फ्यूजन जो होता है इसके अंदर
एब्सेंट होता है, ध्यान रखिए आप, है ना। आगे लिखा कि सिंपल एंड क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बताया था पहले डिफरेंस के अंदर भी हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मल्टीप्लीकेशन की जो रेट होती है वो क्या होती है, बहुत ही रैपिडली होती है, बहुत ही स्पीडली होती है, याद रखिए आप। और अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अलग अलग तरीके कौन से, देखिए इसमें देखिए इसका जो पहला मेथड है वो है फ्यूजन भी, और फ्यूजन की दो टाइप हैं, बाइनरी फ्यूजन एंड द मल्टीपल फ्यूजन। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन, एक है इसमें रीजनरेशन, एक है बडिंग, फिर है स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी, ठीक है ना। तो जितने भी मेथड्स हमने आपको बताए हैं इन सभी मेथड्स को हम पढ़ेंगे बारी बारी से कि व्हाट इज द फ्यूजन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फ्यूजन, व्हाट इज द फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज द regeneration, what is the budding, what is the spore formation and what is the vegetative propagation। तो देखिए पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द फ्यूजन भी। देखिए फ्यूजन क्या है, तो फ्यूजन देखिए पहले अब इसमें क्या है, देखिए फ्यूजन का हिंदी मतलब होता है विखंडन, स्प्लिटिंग, है ना। किसी एक चीज का कई सारे टुकड़ों में टूट जाना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फ्यूजन कहते हैं। तो फ्यूजन क्या है, फ्यूजन it is that type of the asexual reproduction in which a single parent cell splits into two or more daughter cell। तो फ्यूजन है, फ्यूजन asexual reproduction की वो टाइप है जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंटल सेल, जिसमें एक सिंगल पेरेंट सेल दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल में टूट जाती है। तो इट इज दैट टाइप ऑफ द asexual reproduction in which a single parent cell splits into two or more daughter सेल्स। आगे देखिए इसमें क्या है, अब हम पढ़ेंगे फ्यूजन ना दो तरह का होता है। आपको बताया मैंने कि फ्यूजन के अंदर एक सिंगल पेरेंट सेल दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल में टूट जाती है। अब ना फ्यूजन के थ्रू सेल के नंबर कितने बन रहे हैं, है ना, कि फ्यूजन के थ्रू एक सिंगल पेरेंट सेल कितनी डॉटर सेल में टूट रही है, इस बेस के ऊपर जो फ्यूजन है वो दो तरह का है। कौन सा, एक तो होता है बाइनरी फ्यूजन, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन भी। देखिए नाम से लग रहा है पता, बाइनरी फ्यूजन। देखिए डेफिनेशन बता रहा हूं आपको पहले, तो बाइनरी फ्यूजन इज दैट टाइप ऑफ द फ्यूजन इन विच ए सिंगल पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। क्या बताया, तो बाइनरी फ्यूजन की वो टाइप है जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में टूट जाती है, याद रखिए आप, है ना। याद रखिए जिस सेल का डिवीजन होता है ना भाई, जो सेल डिवाइड कर रही होती है उस सेल को हम पेरेंट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उस सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल भी। और पेरेंट सेल के डिवाइड करने के बाद जो सेल बनती है उन नई सेल्स को हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द, उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल भी। क्या कहते हैं उनको, दे आर कॉल्ड एज द डॉटर सेल्स भी। याद रखिए बाइनरी फ्यूजन क्या है, इट अकर्स इन मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द किंगडम मोनेरा। आपको डेफिनेशन बताई कि बाइनरी फ्यूजन इज दैट टाइप ऑफ द फ्यूजन इन विच ए सिंगल पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल भी। मतलब इसमें जो डॉटर सेल बनती है वो अपने पेरेंट सेल की बिल्कुल डिट्टो कॉपी होती हैं, है ना, आइडेंटिकल होती हैं। तो इसमें देखिए आप, अब बाइनरी फ्यूजन होता किसके अंदर है, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि बाइनरी फ्यूजन अकर्स इन मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी बिलोंगिंग टू द किंगडम मोनेरा, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा जैसे कि अमीबा, लेशमानिया एंड द पैरामीशियम भी। जो बाइनरी फ्यूजन है, बाइनरी फ्यूजन देखा गया है किसके अंदर, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी। और कौन से हैं वो ऑर्गेनिज्म भी, वो मेंबर जो किससे बिलोंग करते हैं, किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। याद रखिए किंगडम मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन आता है, जैसे कि अमीबा है, लेशमानिया है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है ना। ये तो वो इंडिविजुअल या वो ऑर्गेनिज्म जो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, वो सभी इंडिविजुअल एक ही सेल से बने होते हैं, दे आर द यूनिसेलुलर। और इन सभी इंडिविजुअल के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किसके तरह होता है, बाइनरी फ्यूजन की तरह होता है, याद रखिए आप, ठीक है ना। तो इसमें डेफिनेशन लिखी भी हो आगे, इसमें लिखा हुआ है इन दिस प्रोसेस पेरेंट organism divide into two half, each half forming an
इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म भी है ना। तो देखिए इसमें बिल्कुल सिंपली डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी कि इट इज दैट टाइप ऑफ द फिजन इन विच ए सिंगल पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स भी, ठीक है ना। देखिए में और हेयर सेल डिवीजन माइटोटिक डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन भी। देखिए वो इंडिविजुअल जिनके अंदर रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन के तरह होता है ना भी, उन इंडिविजुअल के अंदर सेल डिवीजन का मतलब ही रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि यहां पे देखिए एक तो होता है एक दुनिया में, एक तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर, जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल है। और ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, दे आर द यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा है, लेशमानिया है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ऑल ऑफ दीज आर द यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी। ये ऐसे इंडिविजुअल हैं इनकी बॉडी ही सिंगल सेल से बनी होती है। अब बॉडी जब सिंगल सेल से बनी है तो इनके अंदर सेल डिवीजन ही क्या है, रिप्रोडक्शन माना गया। अब याद रखिए आप, ठीक है ना। कहने को तो सेल डिवीजन है, कहने को तो क्या है, ये सिर्फ नॉर्मल सा सेल डिवीजन है, लेकिन इस सेल डिवीजन के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म से दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। याद रखिए आप, तो याद रखिए बाइनरी फ्यूजन के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन है, मतलब बाइनरी फ्यूजन के अंदर जब कोई बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जब कोई सेल डिवाइड करती है तो इसी को रिप्रोडक्शन का एक मोड माना गया है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन ही क्या है, ए मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन भी, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एक सेल टाइप दिखा रखी है, ये कोई सेल टाइप है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, ये उसका क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर भी। देखिए पहले इसमें क्या दिखाया, पहले इसमें दिखाया कैरियोकाइनेसिस भी। पहले क्या होता हुआ दिखाया, पहले इसमें दिखाया कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस भी। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द कैरियोकाइनेसिस भी। पहले इस सेल के जो न्यूक्लियस था भी वो एक से दो में डिवाइड हो गया, जैसे कि एक न्यूक्लियस से बन गए दो न्यूक्लियस भी। देखिए ये दिखा रखा है न्यूक्लियस कॉपी होता हुआ भी, ठीक है भी। इस सेल में सिंगल न्यूक्लियस है, यहां पे न्यूक्लियस को डुप्लीकेट होते हुए दिखा दिया। यहां पे जो सेल थी ना पेरेंट सेल भी, पेरेंट सेल को दो हिस्सों के अंदर टूटते हुए दिखा दिया भी, न्यूक्लियस को पूरा दिखा दिया डिवाइड करवा के। और फाइनली ये सेल क्या थी, पहले एक से दो, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया भी, और जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस के डिवाइड करने के ठीक बाद ये सेल भी दो अलग अलग आइडेंटिकल डॉटर सेल में टूट गई, है ना। तो इट इज ए सिंपल वे ऑफ द बाइनरी फ्यूजन भी। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, अब है मल्टीपल फ्यूजन भी, है ना। इट इज एन अनदर टाइप ऑफ द फ्यूजन। देखिए बाइनरी फ्यूजन में क्या बताया था कि इसमें एक सिंगल पेरेंट सेल से क्या बनती है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती है। यहां पे क्या है, मल्टीपल फ्यूजन। अब नाम से लग रहा है पता कि मल्टीपल फ्यूजन, तो मल्टीपल फ्यूजन क्या है, इट इज दैट टाइप ऑफ द फ्यूजन इन विच ए सिंगल पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू मोर देन टू डॉटर सेल। तो मल्टीपल फ्यूजन की वो टाइप है जिसमें एक सिंगल पेरेंट सेल दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कर जाती है, ठीक है ना। तो बाइनरी में एक से सिर्फ दो सेल बनी थी, और मल्टीपल में एक सेल से एक ही टाइम में क्या बनती है, बहुत सारी सेल बन जाती हैं। इसलिए क्या बोला गया, इसको इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल फ्यूजन। देखिए पता क्या था, अब इसमें पहले वाली स्लाइड में देखिए आप, यहां पे आपने क्या देखा, ये बाइनरी फ्यूजन है। और बाइनरी फ्यूजन में क्या बताया था, बाइनरी में बताया था, बाइनरी फ्यूजन में ये दिखाया गया कि जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना भी, न्यूक्लियस का डिवीजन होते ही सेल का भी डिवीजन हो जाता है। ये केस बाइनरी फ्यूजन का है। क्या बताया, बाइनरी फ्यूजन में क्या बताया आपको भाई, बाइनरी फ्यूजन के अंदर हमने क्या देखा कि जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस के डिवाइड करने के ठीक बाद जो सेल है वो भी डिवाइड कर जाती है। लेकिन मल्टीपल फ्यूजन के केस में थोड़ा सा केस अलग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम यहां पे थोड़ा डायग्राम अलग से बना लेते हैं। देखिए जैसे कि ये कोई सेल टाइप है ना, ये क्या है, ये कोई सेल टाइप है, और इस सेल के अंदर होना है मल्टीपल फ्यूजन भी। इस सेल के अंदर क्या होना है, अब न्यूक्लियस थोड़ा छोटा बना लेते हैं। देखिए ये कोई हमारी सेल टाइप है, और ये है उसका न्यूक्लियस भी, है ना। दिस द सेल एंड दिस द न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इस सेल में होना है मल्टीपल फ्यूजन, होना है इसके अंदर, क्या होना है इसके अंदर, मल्टीपल फ्यूजन। तो देखिए जब इस सेल के अंदर मल्टीपल फ्यूजन होगा ना भी, तो पहले जैसे बाइनरी फ्यूजन के केस में क्या हुआ था, सेल के डिवाइड करने से पहले
न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था। तो यहां पे भी ऐसा ही होगा भी। तो सेल के डिवाइड करने से पहले ना यहां पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। पहले क्या होगा, एक न्यूक्लियस से बनेंगे दो न्यूक्लियस भी। वहां क्या हुआ था, जैसे ही एक से दो न्यूक्लियस बने थे ना बाइनरी फ्यूजन के केस में, तो बाइनरी फ्यूजन के केस में न्यूक्लियस का डिवीजन होते ही सेल का भी डिवीजन हो गया था। यहां पे क्या है, यहां पे ऐसा नहीं है अभी। यहां पे देखिए एक से दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद भी सेल डिवाइड नहीं करेगी, याद रखिए आप। अब क्या होगा, फिर बनेंगे दो से चार न्यूक्लियस भी, दो से चार न्यूक्लियस, लेकिन फिर भी सेल डिवाइड नहीं करेगी। अब चार से बन जाएंगे फाइनली आठ न्यूक्लियस भी, लेकिन फिर भी क्या करेगी, सेल डिवाइड नहीं करेगी, याद रखिए। ठीक है ना। यहां पे क्या देखा, यहां पे न्यूक्लियस लगातार डिवाइड करता जा रहा है, न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रही है। अब बाद में क्या होता है, बाद में इन हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन जाएगा अभी, बाद में इन न्यूक्लियस के चारों तरफ इनकी खुद की सेपरेट वॉल बन जाएगी। बाद में क्या होगा, इनकी खुद की सेपरेट वॉल बन जाएगी। देखिए अगर किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर हम कोई बाउंड्री बना दें, है ना, पहले क्या था, देखिए ये है न्यूक्लियस भाई, ये न्यूक्लियस है, और अगर इस न्यूक्लियस को सेल बनाना क्या कर देंगे, इसको सेल बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसके चारों तरफ इसकी एक बाउंड्री बना देंगे ना, और सेल वाल के बाउंड्री के बनते ही न्यूक्लियस क्या बन गया, सेल नहीं बन गया अभी। ऐसा ही कुछ यहां पे हुआ। यहां पे क्या हुआ था अभी, यहां पे पहले क्या हुआ था कि सेल का जो न्यूक्लियस था उसमें क्या था भाई, एक से पहले बने दो न्यूक्लियस भी, दो से फिर क्या बने चार न्यूक्लियस, चार से फिर क्या बने आठ न्यूक्लियस भी, और बाद में इन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या भी, बाद में न्यूक्लियस के चारों तरफ इनकी खुद की सेपरेट साइड वॉल बन गई भी, और ये सारे न्यूक्लियस किसकी फॉर्म में आ गए, सेल की फॉर्म में आ गए भी, है ना। और जब ये सेल पूरी भर जाएगी ना, देखिए ये है पेरेंट सेल, याद रखिए क्या है, दिस इज द पेरेंट सेल। और इस पेरेंट सेल के न्यूक्लियस ने बार बार डिवाइड किया और बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रोड्यूस कर दिए। बाद में हर एक न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या बन गई, अपनी खुद की एक सेपरेट साइड वॉल बन गई, और हर एक न्यूक्लियाई सेल की फॉर्म में आ गया भी। और जब ये सेल पूरी भर जाएगी ना भी, क्या होगा, जब ये सेल कंप्लीटली फिलअप हो जाएगी, तो ये सेल जो बन गई ना इसके अंदर भी, जो ये डॉटर सेल इसके अंदर बन गई, ये डॉटर सेल क्या कर देंगी भी, अपनी जो है ना इसकी पेरेंट सेल, उनकी उसकी आउटर बाउंड उसको तोड़ देंगी, और तोड़ने के बाद क्या कर देंगी, सारी सेल उस सेल को तोड़ के यहां से बाहर निकल जाएंगी। लग गया पता? अभी आपने क्या देखा, यहां पे देखा एक ही टाइम में एक ही सेल से क्या बन गई, मल्टीपल सेल बन गई। देखिए एक डायग्राम दिखा रखा है, जैसे कि एक न्यूक्लियस से बने दो न्यूक्लियस, दो से फिर क्या बने चार, चार से क्या फिर क्या बने आठ भी, है ना। और बाद में हर एक न्यूक्लियस की चारों तरफ क्या बन गई, खुद की सेपरेट साइड वॉल बन गई, और सेपरेट साइड वॉल के बनते ही ये क्या कर देंगे, ये जो डॉटर सेल है ये अपनी पेरेंट सेल को तोड़ देंगी, और तोड़ने के बाद क्या कर देंगे, अपनी पेरेंट सेल से बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे एक ही टाइम में एक सेल से क्या होगा भाई, मल्टीपल सेल बन गई भी। तो दिस इज द मल्टीपल फ्यूजन भी। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, मल्टीपल फ्यूजन का जो एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी। क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ द मलेरियल पैरासाइट भी, है ना। ये एक ऐसा परजीवी है, एक ऐसा पैरासाइट है जिससे में मलेरिया होता भी। तो देखिए नेक्स्ट क्या हमारा भी, नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन भी। क्या पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन। देखिए अब इसका नाम से ही लग रहा पता कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। देखिए फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज का टुकड़ों में टूट जाना भी, इट इज द फ्रेगमेंटेशन भी। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन इज ए मोड ऑफ द asexual reproduction in which an organism splits into a fragments and each of these fragments develop into mature individual that are clones or original organism। देखिए सिंपली बताया गया है कि फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मोड है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक इंडिविजुअल की बॉडी दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट में टूट जाती है, और फिर ये फ्रेगमेंट एयर बाय द एयर बाय द वाटर, है ना। तो फिर ये फ्रेगमेंट पानी के थ्रू, हवा के थ्रू क्या होते हैं, दे गेट डिस्पर्स्ड,
है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, है ना, एंड व्हेन दे गेट ए सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन देन ईच फ्रेगमेंट जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल, है ना। तो इसमें क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा मोड है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट में टूट जाता है और बाद में हर एक फ्रेगमेंट साइज में ग्रो करके एक कंप्लीट इंडिविजुअल की बॉडी को प्रोड्यूस कर देते हैं। दिस इज सिंपली द फ्रेगमेंटेशन, है ना। और फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जांपल है वो है स्पायरोगाइरा। और स्पायरोगाइरा क्या है, स्पायरोगाइरा इट इज ए टाइप ऑफ द एल्गी भी, एक तरह की एल्गी है। यहां देखिए ये पहली पेरेंटल बॉडी है, ये पेरेंटल बॉडी 3 फ्रेगमेंट में टूट गई, तो फ्रेगमेंट नंबर 1, फ्रेगमेंट नंबर 2, फ्रेगमेंट नंबर 3। बाद में हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, साइज में ग्रो करेगा भी, और साइज में ग्रो करने के बाद हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल की बॉडी को प्रोड्यूस कर देगा भी। तो दिस इज सिंपली प्रोसेस, दिस इज द फ्रेगमेंटेशन भी। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा भी, नेक्स्ट है रीजनरेशन। देखिए नाम से अगर आप पता, री का मतलब होता है दोबारा और जनरेशन का मतलब होता है प्रोड्यूस होना, मतलब किसी चीज का दोबारा से बन जाना, इट इज कॉल्ड एज द रीजनरेशन। तो डेफिनेशन देखिए क्या है, रीजनरेशन इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट और रिस्टोरिंग डैमेज्ड और मिसिंग सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड इवन एंटायर बॉडी पार्ट भी। देखिए सिंपली क्या है, रीजनरेशन जो है, रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई इंडिविजुअल अपने डैमेज्ड बॉडी पार्ट को, डैमेज्ड टिश्यू को दोबारा से रिस्टोर कर लेता है। जैसे कि लिजार्ड के अंदर होता है ना भी, अगर लिजार्ड के अंदर उसकी टेल अगर लॉस हो जाती है ना भी, तो जो लिजार्ड है वो अपनी लॉस्ट टेल, जो टेल उसकी कट गई थी भी, तो लिजार्ड के अंदर जो टेल है वो दोबारा से रीजनरेट कर सकती है अभी, है ना। जैसे कि स्टारफिश है, स्टारफिश में 5 आर्म होती है भाई, और अगर स्टारफिश की एक आध आर्म अगर डैमेज हो जाती है ना भी, तो उस डैमेज्ड आर्म की जगह पे एक न्यू आर्म बन जाती है अभी। हाइड्रा में ऐसा होता है अभी। जो प्लेनेरिया है, देखिए इसमें एग्जांपल के तौर पे यहां पे दिखा रखा प्लेनेरिया भी। जब पेरेंट प्लेनेरिया क्या है, प्लेनेरिया इज ए फ्लैट वर्म भी। प्लेनेरिया क्या है, इट इज ए फ्लैट वर्म, है ना। इज द प्लेटेलमेंथीज, एक तरह का नॉन कोऑर्डिनेट है ये। देखिए ये है पेरेंट प्लेनेरिया भी। देखिए ऐसा पाया गया है, अगर हम प्लेनेरिया की बॉडी को कई सारे हिस्सों में काट देना भी, जैसे कि ये पेरेंट प्लेनेरिया भी, और इस पेरेंट प्लेनेरिया की बॉडी को हमने 3 सेगमेंट में काट दिया, सेगमेंट ए, और ये है सेगमेंट बी, और ये क्या है सेगमेंट नंबर सी भाई, है ना। इसकी बॉडी को हमने फ्रेगमेंट में तोड़ दिया भी। बाद में क्या होगा, बाद में जैसे कि ये फ्रेगमेंट है ए वाला भी, ये ए वाला जो फ्रेगमेंट है, देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा ना भी, इस फ्रेगमेंट के अंदर नीचे वाला बॉडी पार्ट नहीं है। जो बी फ्रेगमेंट है, बी में ना तो ऊपर वाला पार्ट ना नीचे वाला पार्ट, और जो सी फ्रेगमेंट है उसमें कंप्लीटली अपर पार्ट एब्सेंट है। ए में लोअर पार्ट एब्सेंट है, बी में अपर और लोअर एब्सेंट है, सी में कंप्लीटली अपर पार्ट एब्सेंट है। क्या देखा हमने, जो ए पार्ट है ना भी, जो ए फ्रेगमेंट है, ए फ्रेगमेंट क्या करेगा अभी, नीचे वाला कंप्लीट फ्रेगमेंट क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा। और जो बी फ्रेगमेंट है वो ऊपर वाला और नीचे वाला फ्रेगमेंट दोबारा बना लेगा, और जो सी फ्रेगमेंट है वो कंप्लीटली अपर सेगमेंट को दोबारा से रीजनरेट कर लेगा। लगे पता भी। इसलिए हमने बताया आपको कि रीजनरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई इंडिविजुअल अपने डैमेज्ड बॉडी पार्ट को दोबारा से रिस्टोर कर लेता है ना, सिंपली। तो ये ऐसा याद रखिए, ये स्टारफिश में ऐसा हो सकता है, और जो सैलेमेंडर है उसमें ऐसा हो सकता है, और जो स्टारफिश है उसमें ऐसा देखा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऑर्गन है हमारा लीवर भी, है ना। अगर लीवर का कोई पार्ट अगर डैमेज होता है ना भी, तो लीवर अपने पार्ट को दोबारा से क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है ना। तो हमारी बॉडी में हमारा लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है विच हैव द पावर ऑफ द रीजनरेशन भी, है ना। तो देखिए लिजार्ड टेल है, प्लेनेरिया है, स्टारफिश है, सैलेमेंडर है ना। ऑल ऑफ दीज आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव एन एबिलिटी ऑफ
यू कैन से विच हैव द पावर ऑफ द रीजनरेशन भी, है ना। तो ये हमने अलग अलग मेथड पढ़े। तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है, जो नेक्स्ट है इसके अंदर वो है बडिंग भी। क्या है? बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग इज ए मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच ए प्रोटरबेंस डेवलप ऑन द मेच्योर ऑर्गेनिजम्स बॉडी अटेन फुल मेच्योरिटी एंड डिटैचेस भी। याद रखिए बड होती क्या है, पहले आप देखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द बड, कि बड होती क्या है। याद रखिए बड होती है एक स्मॉल आउटग्रोथ भी। बड क्या होती है? एक छोटी सी आउटग्रोथ, है ना, जो किसी इंडिविजुअल की बॉडी के ऊपर ग्रो करती है। जैसे कि देखिए इसमें दिखा रखा हाइड्रा भी। हाइड्रा में देखिए, हाइड्रा में बडिंग दिखा रखी है। यहां पे देखिए हाइड्रा के अंदर क्या दिखा रखा है, जैसे कि ये पेरेंटल बॉडी है अभी, और इस पेरेंटल बॉडी के ऊपर ये छोटी सी बड ग्रो की भी। बाद में क्या हुआ, जो ये बड थी ये दिखा रखी है यहाँ पे, बाद में जो ये बड है धीरे धीरे ये साइज में इंक्रीज होगी भी, और साइज में इंक्रीज होती चली गई भी। और जब ये बड साइज में फुली मैच्योर होगी ना भी, तो फुली मैच्योरिटी अटेन करने के बाद, है ना, जब फुली मैच्योरिटी अटेन करने के बाद इस बड से जो न्यू इंडिविजुअल जो बना था ना भी, ये इंडिविजुअल अपने आप को अपनी पेरेंटल बॉडी से क्या कर देता है? अलग कर देता है भी, है ना। जैसे कि यहाँ पे बडिंग दिखा रखी है किसके अंदर भी, इन द यीस्ट एंड इन केस ऑफ द हाइड्रा भी, है ना। जैसे कि मैं थोड़ा सेपरेट डायग्राम बना रहा हूं, देखिए जैसे कि हाइड्रा में, ठीक है भी, और ये इसके टेंटिकल है। हाइड्रा में क्या देखा हमने, पहले क्या होगा भी, पहले हाइड्रा में होगा, हाइड्रा के अंदर जब बडिंग होगी ना भी, तो बडिंग के दौरान क्या होगा भी, हाइड्रा की जो बॉडी होगी ना, इसके ऊपर एक छोटी सी बड ग्रो करेगी, ऐसे भी एक आउट ग्रोथ भी, और इस आउट ग्रोथ को क्या कहते हैं? बड कहते हैं। बाद में क्या होता है, बाद में जो ये बड है, बाद में जो ये बड है भाई, ये बाद में ये बर्ड साइज में ऐसे ग्रो करती है अभी, और जब ये बर्ड मैच्योर होके, जब ये बर्ड एज ए न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाती है ना अभी, तो मैच्योरिटी के बाद जो इंडिविजुअल है वो अपनी पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाता है? कट के अलग हो जाता है अभी, है ना। तो इसमें देखिए ये बडिंग है सिंपली भी, है ना। तो ये बडिंग दिखा रखी है इन द यीस्ट, और ये बडिंग किसके अंदर भी? इन द हाइड्रा भी, है ना। तो जैसे कि यीस्ट में दिखा रखा है, जैसे कि ये यीस्ट की बॉडी है अभी, और पहले यीस्ट की बॉडी में क्या हुआ देखिए, ये एक बड ग्रो की, और ये जो बड है ग्रो करने के बाद एक कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर डेवलप होगी भी, है ना। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या है अभी, लास्ट का पोर्शन हमारा ये स्पोर फॉर्मेशन भी। देखिए स्पोर फॉर्मेशन भी एक मेथड है किसका, इट इज ए मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इसमें क्या होता क्या है, पहले आप सुनिए कि स्पोर कहते किसे हैं, व्हाट आर द स्पोर्स। स्पोर्स आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल भी। याद रखिए स्पोर क्या होती है, स्पोर है कुछ स्पेशल टाइप की सेल, और वो सेल जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर शामिल होते हैं भी। तो मैंने क्या बताया, स्पोर्स आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल भी। तो स्पोर वो सेल होती हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं भी, याद रखिए आप। इसमें देखिए आप, और स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड स्पोरेंजिया, या और यू कैन से द स्पोरेंजियम भी। वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनते हैं उस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम या फिर उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। देखिए तो asexual reproduction can also occur through the formation of specialized reproductive structure like spore। इसमें बताया कि जो asexual reproduction है वो कुछ स्पेशल टाइप की सेल के थ्रू भी हो सकता है अभी, और उन स्पेशल सेल को मैंने क्या नाम दिया, दे आर कॉल्ड एज द स्पोर्स। और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनके अंदर स्पोर बनते हैं वो स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया या फिर क्या कहलाते हैं, स्पोरेंजियम कहलाते हैं। याद रखिए आप, ठीक है ना। याद रखिए इसमें ये जो स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन जनरली एल्गी और फंगस में देखा गया अभी, है ना। जो स्पोर फॉर्मेशन किसमें देखा गया है, स्पोर फॉर्मेशन जनरली एल्गी और फंजाई में देखा गया है। स्पोर दो तरह के हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल भी। वो स्पोर जिनके अंदर मूवमेंट हो सकती है वो मोटाइल स्पोर कहलाते हैं, और जिनके अंदर मूवमेंट नहीं हो सकती वो नॉन मोटाइल स्पोर कहलाते हैं, याद रखिए आप।
कौन से भी, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है जूस्पोर भी। जूस्पोर आर दैट टाइप ऑफ द स्पोर्स which are motile because they have the flagella. On the other hand, conidia are also the type of the spores, but they are non-motile because they lack the flagella भी, है ना। तो देखिए डायग्राम के अंदर ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये है हाइफा भी, ये फंगस में दिखा रखा भी। फंजाई के अंदर जो फंगल सेल होती है उन्हें हाइफा कह देते हैं, और हाइफा की बॉडी के ऊपर जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, अभी इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम कहते हैं, और इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनते हैं। जब स्पोरेंजियम when sporangium get completely matured, then their side wall get ruptured and the spores get released, है ना, released out, and when these spores found when these spores faces suitable environmental conditions, then each spore grow in size and develop as a completely new individual भी, है ना। तो ये है, दिस इज अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन भी, है ना। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना पढ़ेंगे, तो इसका जो बाकी का जो पोर्शन है वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।